हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेसन का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के टाइप हैं बच्चों, टू टाइप हैं। फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है ह्यूमन। रिसोर्सेज टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज भी टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो टू टाइप के होते हैं, एक रिसाइक्लेबल और दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का एग्जांपल है बच्चों मेटल, और नॉन रिसाइक्लेबल का एग्जांपल है बच्चों फॉसिल फ्यूल्स। अब रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो भी टू टाइप के होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल, ठीक है, और सेकंड होता है कंटिन्यूअस और फ्लो। ठीक है, कंटिन्यूअस और फ्लो का एग्जांपल है बच्चों विंड और वाटर। और बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट हो गया, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ जैसे एनिमल्स वगैरह इसमें आते हैं बच्चों। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी टू टाइप के होते हैं, एक तो है स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन रिसोर्सेज के टू टाइप हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सेकंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों, रिसोर्सेज के टू टाइप, फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन। ठीक है, फर्स्ट वाले के टू पार्ट हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल के टू पार्ट हैं, रिसाइक्लेबल जिसमें कि मेटल आता है, और नॉन रिसाइक्लेबल जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, अब रिन्यूएबल के टू पार्ट हैं, एक बायोलॉजिकल और दूसरा कंटिन्यूअस और फ्लो। इसका एग्जांपल है विंड और वाटर। और बायोलॉजिकल में टू टाइप के हैं बच्चों, एक तो नेचुरल वेजिटेशन जिसके में कि हम फॉरेस्ट को लेते हैं, और नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ जिसमें हम एनिमल्स को लेते हैं। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग टाइप से हैं बच्चों। सबसे पहले बेस ऑन ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे होते हैं, एक तो बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर ये टू टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब बात आती है ऑनरशिप की। ऑनरशिप के आधार पर बच्चों ये थ्री टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है इंडिविजुअल, जैसा है कि प्लांटेशन या पास्चर, ये सब क्या होता है इंडिविजुअल्स में आते हैं। कम्युनिटी यानी कि किसी ग्रुप का होता है, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया, या पार्क हो गया, कॉलोनी पार्क हो गया, ये कम्युनिटी के हैं। नेशनल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों, रोड्स आ गया, कैनाल आ गया, रेलवेज आ गया। ठीक है, एक और नया है बेटा ऑनरशिप का, एक और नया जो टाइप है उसमें है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में है, इंटरनेशनल में बच्चों एक है EEZ। EEZ का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है बच्चों EEZ का मतलब, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे बच्चों हिंदी में हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हिंदी में बच्चों हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या नाम है बच्चों EEZ का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। अब बच्चों ये जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसका नाम दिया गया है, वैसे इसमें थ्री टाइप की चीज़ें हम देखेंगे अभी। पहला है इसमें टेरिटोरियल। ठीक है, टेरिटोरियल में क्या होता है बच्चों, जिस देश के समुद्र के जो किनारे हैं वो 12 नॉटिकल माइल तक किसका अधिकार होता है बच्चों, उस क्षेत्र का, उस देश का अधिकार होता है। ठीक है, पूरा अधिकार किसका होता है, उस देश का होता है। कौन कितने किलोमीटर तक बच्चों,
12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। सेकंड जो स्टेज होती है, सेकंड जो उसका एरिया है वो क्या है, कंटिजियस जोन। फर्स्ट है टेरिटोरिकल, सेकंड है कंटिजियस जोन। कंटिजियस जोन में बच्चों क्या होता है कि जो टेरिटोरियल जोन से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स, टेरिटोरियल जोन कितने तक था बच्चों हमारा, 12 नॉटिकल माइल था, वहाँ से लेकर कंटिजियस जोन यानी कि उससे आगे 12 नॉटिकल माइल आगे, टोटल मिलाकर 24 नॉटिकल माइल्स तक इस क्षेत्र में जितना भी जो राजकोषीय जो टैक्स वगैरह है, ठीक है, टैक्स यानी कि जो टैक्स देना पड़ता है, सीमा शुल्क जो देना पड़ता है वो, और जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो, और इसके अलावा जो भी अलग लॉज होते हैं वो सब कानून लागू करने का अधिकार किसे होता है, उस रिलेटेड कंट्री को होता है जिसके अंडर में 24 नॉटिकल माइल्स एरिया आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है बच्चों ये टेरिटोरियल जोन जो कि 12 किलोमीटर था, और दूसरा कंटिजियस जोन जो कि 12 किलोमीटर था, टोटल हो गया 24, और इससे आगे 176 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 176 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसमें जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी सी वाटर पावर से रिलेटेड जो भी वहाँ रिसर्च करते हैं उसका अधिकार केवल उसी देश को है जिसके अंडर में वो आते हैं। ये कितनी एरिया हो गया टोटल मिला के बच्चों, 200 नॉटिकल माइल्स। कितना हो गया बच्चों, 200 नॉटिकल्स माइल। इसका अप्रॉक्सीमेट अगर निकालें तो किलोमीटर में कितना आएगा बच्चों, 370 किलोमीटर। कितना आएगा बच्चों ये, 370 किलोमीटर। इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, जो 1 नॉटिकल माइल है वो किसके इक्वलेंट माना गया है, 1 नॉटिकल माइल माना गया है 1.85200 किलोमीटर के आसपास माना गया है। अब बच्चों ये जो नॉटिकल्स माइल्स है, ये EZ है, ये फॉर्मूला कहाँ और कब लागू किया गया बच्चों, ये लेट 20th सेंचुरी में जो थर्ड यूनाइटेड नेशन हुई थी 1982 में, उस समय ये लॉ बनाया गया था जिसे हम सी लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब है फाउंड, यानी कि मिले तो हैं लेकिन अभी यूटिलाइज नहीं किए जा सकते, जैसे राजस्थान और गुजरात, इसका एग्जाम्पल है सोलर और विंड, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बिना हमें क्या है ये इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है, टेक्नोलॉजी एंड फियस्टिबिलिटी, ठीक है। अब स्टॉक के आधार पर देखते हैं कैसे हैं। पोटेंशियल है, डेवलप्ड है। पोटेंशियल इनकी वो रिसोर्सेज हैं जिनको हो सकते हैं भविष्य में, डेवलप्ड वो हैं जो टेक्नोलॉजी के आधार पर डेवलप किए जा चुके हैं। स्टॉक वो हैं कि जिनका क्या है अभी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं आई है जिससे कि हम उसको क्या कर सकें, अच्छे से यूज़ कर सकें, जैसा कि हाइड्रोजन है ना, पानी और उसमें पानी के जो फार्मूले में है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के हम अलग से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब कुछ हैं रिसोर्सेज रिजर्व हैं, जैसे सब्जेक्ट टू स्टॉक यूज विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, वाटर इन डैम, जैसे वाटर इन डैम है, और फॉरेस्ट इन रिजर्व्स कैन बी यूज इन फ्यूचर। अब बच्चों बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज डेवलपमेंट का सबसे पहले नीचे वाला देखेंगे, इनडिस्क्रिमिनेशन। इनडिस्क्रिमिनेशन रिसोर्सेज है बच्चों, वी हैव टेकन केयर, वी हैव टेकन नेचर फॉर ग्रांटेड। जैसे ऑक्सीजन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आपको नेचर में वो नेचर में अवेलेबल है, हमें उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया है और हम उसको क्या कर रहे हैं, लगातार यूज़ किए जा रहे हैं। अब इसी तरीके से हम और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो इसके चलते जो रिसोर्सेज के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है बच्चों। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, जो रिसोर्सेज हैं इनडिस्क्रिमिनेटली हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये कुछ लोगों की जो ग्रीड है उससे, कुछ लोगों की ग्रीड तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज आर डिप्लीट रैपिडली, रिसोर्सेज आर बीइंग वैनिशिंग एट अ रैपिड रेट, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इनडिस्क्रिमिनेटली हमने जो यूज़ किया है उससे जो हमारा समाज है वो हैव और हैव नोट में डिवाइड हो गया है, जैसे रिच और पुअर के उसमें, ठीक है। जब इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है तब जिनके पास पैसा है, पावर है या पोटेंशियल है, वो तो उससे रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं, और जिन लोगों के पास पावर नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो रिसोर्सेज को उस लेवल पर यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इससे समाज, हमारा जो सोसाइटी है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हैव और हैव नॉट वाले पार्ट में। थर्ड है बच्चों ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इससे क्या क्या होता है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं। कैसे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बच्चों, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे इसके लिए हम जिम्मेदारी किसको देते हैं, अमेरिका को देते हैं, क्योंकि वहाँ पर रैपिडली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके चलते जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, लेकिन अब इसका सफरर कौन है, एज पर रूल तो जिसने गलती की है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन यूएसए को तो सफ़र कर ही रहा है। उसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो हिमालय या पोल्स वगैरह पे या आर्कटिक रीजन में क्या है, आइसबर्ग या स्नो का पिघलना शुरू हो गया है। ज़्यादा मात्रा में जो स्नो पिघलेगी तो जो सी का या ओशन का वाटर लेवल है वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जो स्मॉल स्मॉल जो आइलैंड है जिनके यहाँ इंडस्ट्री तक नहीं है, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, डूब जाते हैं। तो जब रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता है तो उससे जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होते हैं बच्चों, ठीक है। अब रेमेडियल मेजर्स, इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं बच्चों, इसका है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करें जिससे हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको भी हार्म ना हो, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व हो जाएं। एग्जांपल है बच्चे इसमें वाटर का। हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से क्या करना चाहिए, अच्छे सही तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और हम सबकी आवश्यकताएं क्या हो जाएं, उसमें जो नीड है वो सबकी पूरी हो जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगी जो कि रिसोर्सेज क्या है हमने कंजर्व किए हैं उन लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस सब के लिए एक समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में। ये हुआ था बच्चों 1992 में। और इसमें बच्चों क्या क्या जो स्टेप लिए वो देखेंगे। इसमें 100 कंट्रीज़ के जो हेड थे उन लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन और उसके कॉम्बैट में किया जा सके, ये एनवायरनमेंट के कंसर्न में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा, ठीक है। इसमें ग्लोबल जो प्लान्स बने और सस्टेनेबल जो स्टेप्स लिए गए, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात इसी की ही देन है। और इसका जो आउटकम है वो आउटकम किसके रूप में निकला है बच्चों, एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 में किसकी बात की गई है, कॉम्बैट एनवायरनमेंट की बात की गई है, ठीक है। पॉवर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉरपोरेशन की बात इसमें की गई है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्ट्री ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड है इन्वॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद appropriate technology, skill and institutional setup, matching resources development plans with overall national development plan, rich resources region, attraction for colonies, ठीक है। अब बच्चों रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात करते हैं। रिसोर्सेज कंजर्वेशन में यहाँ 4 पॉइंट हमने लिखे हैं। फर्स्ट है देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड
नॉट फॉर ग्रीड, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से हैं, किसी के लालच के हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है। 1968 में क्लब ऑफ रोम में किसकी बात कही गई थी बच्चों? रिसोर्सेज कंजर्वेशन की बात कही गई थी। उसके बाद 1974 में स्क्वेमेशर बुक में, जिसमें कि क्या लिखा था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि ट्राई टू शॉर्ट योर नीड। ठीक है। 1987 में ब्रंडन लैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी जो वो है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, उससे हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब बच्चों लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। 43% जो प्लेन्स है वो किस में यूज़ हो रहा है बच्चों? एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। 30% क्या है यहाँ पर? माउंटेन्स है। 20% जो लैंड है वो किस में है? प्लेटूज़ में है। और प्लेटूज़ में क्या मिल रहा है हमें? मिनरल्स मिल रहे हैं और फॉसिल्स मिल रहे हैं। ठीक है। अब इंडिया के एरिया की अगर बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है बच्चों। ठीक है। और डेटा फॉर ओनली 93% इज़ नॉन, जो 93% जो वो यूज़ किया था, बाकी कितना है? रेस्ट इन आसाम, पीओके, आसाम में और पीओके में है। ठीक है। अब नेट जो सोन एरिया है, टोटल इंडिया का सोन एरिया 80% है, वो कहाँ है? पंजाब, हरियाणा। ठीक है। 10% कहाँ पर है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया कितना है? 33 एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। 1952 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसके तहत जो फॉरेस्ट एरिया था वो कितना था? 33%। वेस्टलैंड में जैसे रॉकी हो गया, एरिड हो गया, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट लैंड हो गया, ये सब कितना है? ठीक है। ये सब वेस्टलैंड में काउंट किए जाते हैं। जो 95% बेसिक नीड्स की जो है, जो लैंड है वो है। ठीक है। अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं फॉरेस्ट की। ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड है वो किसके लिए नहीं है? कल्टीवेशन के लिए नहीं है। ठीक है। अब इसमें कुछ क्या है? बैरन एंड वेस्ट लैंड भी है। लैंड पुट ऑन नन एग्रीकल्चर लेस बिल्डिंग्स, किसके लिए यूज़ है वो? ना तो वो एग्रीकल्चर के लिए है और ना ही वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें क्या है? एक्सक्लूडिंग जो फैलो लैंड है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। उसमें क्या है? परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड आ गया। ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस में क्या आ गया? ट्री क्रॉप्स, ठीक है, ग्रोज नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ये सब नेट सोन एरिया में शामिल नहीं किए जाते। प्लांटेशन की इसमें बात की जा रही है। ठीक है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है, कल्चरेबल वेस्टलैंड है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, यानी कि 5 साल तक उसे क्या किया जाता है? अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है, तो वो भी उसमें काउंट नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स में कौन कौन सी आती है बच्चों? करंट फैलो, यानी कि जो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जो 1 साल से या 1 साल से कम के लिए जो एग्रीकल्चर के लिए छोड़ी जाती है, खाली छोड़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं? फैलो लैंड कहते हैं। ठीक है। अदर देन करंट फैलो, इसके अलावा जो करंट फैलो कौन सा है? लेफ्ट ओवर लास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि जो 1 से लेकर 5 साल के लिए खाली छोड़ी जाती है। और नेक्स्ट है नेट सोन एरिया। अब जो लैंड यूजेस की बात करते हैं, डिफरेंट ईयर में अलग अलग लैंड यूजेस है। ठीक है। 1960 से 61 का है टाइम पीरियड इसमें। और नेक्स्ट इसके अपोजिट में कौन सा दिया हुआ है? 2002 से लेकर 2003 का। सबसे पहला इसमें 60 से 61 वाला देख लेते हैं। इसमें फॉरेस्ट है, सेकंड है बैरन एंड वेस्टलैंड, थर्ड आर अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, नेक्स्ट है परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, और इसके सबसे लास्ट वाला है बच्चों एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स।
अब 2002 और 3 की बात देखते हैं। इसमें क्या किया है, एग्रीकल्चरेबल वेस्टलैंड, नेक्स्ट है फेलो एंड अदर करंट फेलोज, नेक्स्ट है करंट फेलोज, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, नेट सोन एरिया। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं। लैंड डिग्रेडेशन कहाँ कहाँ है, झारखंड में है बच्चों, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है, उड़ीसा में है लैंड डिग्रेडेशन। और यहाँ इन जगहों पे लैंड डिग्रेडेशन होने का क्या रीज़न है बच्चों, माइनिंग, क्योंकि यहाँ माइनिंग का कार्य बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए यहाँ लैंड डिग्रेडेशन है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इस जगह भी लैंड डिग्रेडेशन है, लेकिन यहाँ का जो लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न है वो क्या है बच्चों, ओवर ग्रेजिंग। यहाँ जानवरों को जो मूवमेंट कराया जाता है पेस्ट्रोल के लिए, ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है, जिसके कारण कि क्या लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई है ना। नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन जगह पर ओवर इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन है बच्चों। ओवर इरिगेशन के कारण जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर एक लेयर जम जाती है, जिससे कि ओवर इरिगेशन के कारण वो जो लेयर जमी है उससे उसकी फर्टिलिटी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। मिटिगेट लैंड डिग्रेडेशन, अब जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका रीज़न क्या क्या है वो देखते हैं, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए। एक तो है अफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को खूब उगाया जाए, ठीक है, फॉरेस्टेशन किया जाए। जो ग्रेजिंग है वो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू किया कराई जाए, ठीक है। जो प्लांटिंग है, यानी कि जो प्लांट्स हैं प्लांटेशन करना चाहिए शेल्टर बेल्ट्स के ज़रिए, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जो है उसे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। स्टेबलाइजेशन करना चाहिए सैंड ड्यून्स का, ठीक है। मैनेजमेंट करना चाहिए किसको, वेस्टलैंड्स को। कंट्रोल करना चाहिए किसको, माइनिंग एक्टिविटी को, ठीक है। जो प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल का, उसे क्या करना चाहिए, प्रॉपर उस वेस्ट को डिस्चार्ज करना चाहिए। अब बच्चों इंडिया का मैप है और इसमें अलग अलग कलर आपको जो नज़र आ रहे हैं वो हैं कुछ अलग अलग टाइप की जो सॉइल्स हैं वो। तो ये इंडिया का एक मेजर सॉइल मैप है। अब सॉइल क्लासिफिकेशन इन इंडिया में सबसे पहले हम जो सॉइल देखेंगे वो है एलुवियल सॉइल। अब इसमें कहाँ कहाँ फैली हुई है बच्चों, नॉर्थ में ज़्यादा फैली हुई है। अब ये रिवर्स और डेल्टास, ठीक है, इसके आसपास है द्वार्स, चाओ एंड तेराई, ठीक है। बांगर, बांगर में कहाँ है, ओल्ड और मोर कांकर नोड्यूल्स में मिलती है। खादर में कहाँ है, न्यू है, फाइन है और फर्टाइल है। और हैज़, इसके अंदर क्या है, पोटाश है, फास्फोरिक एसिड है और लाइम है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, पोटाश है, फास्फोरिक है, फास्फोरिक एसिड है और लाइम है, ठीक है। ये मिनरल्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं बच्चों। ये कौन से फसल के लिए ज़्यादा अच्छी होती है एलुवियल, एक तो शुगर केन, पैडी और वीट। पैडी यानी चावल, पैडी इज़ अ टाइप ऑफ राइस, ठीक है। इंटेंसिव कल्टिवेटेड, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। डेंसली पॉपुलेटेड यानी कि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब जो बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। डेक्कन और बेसाल्टिक रॉक्स में ये मिलती है। बेसाल्टिक रॉक्स कब बनती है बच्चों, लावा फ्लो होने से बनती है। और ये कहाँ कहाँ है, ये मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फाइन क्ले होती है वो मॉइस्चर को ज़्यादा समय तक होल्ड करके रखती है। अब इसमें CaCO2 और मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, इसके अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इसमें फास्फोरस बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा जो हॉट वेदर होता है उसमें इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं बच्चों, बड़े बड़े दरारें आ जाती हैं, ठीक है। स्टिकी व्हेन वेट, और जब बरसात होती है या गीला होता है तो ये कैसी होती है, चिपचिपी हो जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। ये क्या है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनती है बच्चों ये, ठीक है। लो रेनफॉल होता है ईस्टर्न में
और साउदर्न पार्ट में ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। ये कहाँ मिलती है बच्चों? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न एंड मिड गंगा प्लेन्स, ठीक है। पैलेडमेंट रॉक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलती है ये, ठीक है। रेड क्यों होती है बच्चों, इसका कलर क्यों है रेड? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। येलो जब ये हाइड्रेट फॉर्म में हो जाती है तभी किस कलर की दिखती है बच्चों? येलो, इसीलिए इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल बच्चों ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ब्रिक। इसमें क्या है? हाई रेन और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? इंटेंस लीचिंग ड्यू टू रेन, ठीक है, ज़्यादा लचीली हो जाती है, ठीक है। लो ह्यूमस, इसमें ह्यूमस कैसा होता है बच्चों? बहुत कम होता है। और गुड फॉर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के लिए सही है ये। कहाँ मिलती है बच्चों लैटराइट सॉइल? कर्नाटका में मिलती है, केरला में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, एमपी में मिलती है, और ऐसे जो उड़ीसा और आसाम के जो हिली एरियाज़ हैं बच्चों वहाँ भी हम लैटराइट सॉइल को देखते हैं, ठीक है। रेड लैटराइट सॉइल कहाँ मिलती है हमें? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में। और इसके लिए इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ उगाई जाती है वो क्या है बच्चों? कैश्यू नट, ठीक है। अब है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रेड टू ब्राउन, ठीक है, सैंडी एंड स्लाइम, ठीक है। और ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, इवेपोरेशन फास्ट इवेपोरेशन होता है यहाँ पर। और लोअर होरिजन विद कांकड़ नोड्यूल्स होते हैं इसमें। आप बच्चे बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। हिल्स और माउंटेन्स पे ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है बच्चों। लोम और सिल्ट वैली इसकी साइड में रहते हैं, ठीक है। कोरस इन अपर स्लोप, कहाँ ऊपर से आती है ये, ठीक है। स्नो कवर्ड एरियाज में है ये। एसिडिक विद लो ह्यूम्स, ठीक है। सॉइल इन लोअर वैलीज एंड एलोवियल फेंस फर्टाइल, ठीक है। अब जो बात करते हैं सॉइल इरोजन की, सॉइल इरोजन किस कारण से होता है? एक तो डिफोरेस्टेशन से, यानी कि जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है वैसे वैसे उनकी जो जड़ें हैं उससे जो मिट्टी की पकड़ है वो छूटती जा रही है। ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग सॉइल इरोजन का एक रीज़न है। रनिंग वाटर मेक्स चैनल्स या गुलीज, ठीक है, ऐसे दरारें जैसी सी बना देते हैं, ठीक है। लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ऐसी जो लैंड होती है वो क्या होती है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती, इसे बैड लैंड कहते हैं, ठीक है, जैसे कि चंबल में हो गया, ठीक है। टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे शीट इरोजन, यानी कि जो टॉप सॉइल होती है वो फ्लड के कारण क्या हो जाती है? धुल जाती है, उसे क्या कहते हैं? शीट इरोजन भी कहा जाता है। अब कंजर्वेशन की बात करते हैं हम। कंटूर फ्लोइंग होनी चाहिए बच्चों। कंटूर फ्लोइंग से जो डिक्रीज होगा फ्लो वो क्या होगा? अलोंग कंटूर लाइंस के हिसाब से हमें उसमें खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन। इसमें क्या करना चाहिए बच्चों? रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए, इससे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा क्या? इरोजन, ठीक है। ये कहाँ पर की जाती है बच्चों? सेंट्रल हिमालयाज़ में की, ठीक है, सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में की जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो लार्ज पूरा जो फील्ड है उसको अलग अलग स्ट्रिप्स में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है, और तब जो क्रॉपिंग की जाती है उसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या करते हैं बच्चों? रोज़ के आगे लाइन से ट्रीज उगा दिए जाते हैं, है ना, सैंड ड्यून्स को रोकने के लिए, ठीक है। जो लोग हैं पीपल्स मैनेजमेंट, ये सुख मंजरी विलेज और विलेज एंड झाबुआ, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने अपना अलग से मैनेजमेंट करके यानी कि पेड़ वगैरह उगा के क्या किया है? कंजर्वेशन किया है सॉइल का। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।